स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 EIS ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस। इसमें सबसे पहले याद करना है कि कैटेगरीज ऑफ बिजनेस कितने होते हैं। ऑसम से आप याद कर सकते हो, U से ऑपरेटिंग प्रोसेस, S से सपोर्टिंग एंड M से मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जिससे कस्टमर का वैल्यू एडिशन होता है उसको ऑपरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। हर वो वर्क जिससे कस्टमर का वैल्यू ऐड हो जाता है। फिर आप ऐसे समझ लो, जो आपके कस्टमर से डायरेक्टली रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल। जो कस्टमर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता बट इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं सपोर्टिंग। जैसे अगर आप किसी मूवी हॉल में जाके अगर कोई टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है, ये आपका ऑपरेशनल हुआ क्योंकि आप डायरेक्टली जो है सारा कुछ इंटरफेस कर रहे हो, ठीक है। और जो सपोर्टिंग होता है उसमें आप ऐसे समझ लो कि कोई अगर आपको रिक्रूट कर रहा है किसी काम के लिए, ठीक है, रिक्रूट करने वाला को आप कंसीडर नहीं करके जो आपको ट्रेंड करेगा उसको बोलते हैं सपोर्टिंग, क्योंकि वो आपको सपोर्ट कर रहा है आपके करियर को आगे लेके जाने के लिए। और मैनेजमेंट क्या होता है कि जो आपका ऑपरेशनल और सपोर्टिंग को मैनेज करके चलता है, उसको मॉनिटर करता है या उसका बजटिंग करता है या उसका प्लानिंग करता है। ये सारा काम मैनेजमेंट प्रोसेस का होता है। उसके बाद आप पढ़ोगे जो आपका अमेंडमेंट है, इसका पहले इस टॉपिक का पहले नाम था बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का ऑब्जेक्टिव, अभी उसका नाम चेंज होकर के सक्सेस ऑफ BPO हो गया है, जिसको आप ऐसे पढ़ सकते हो C8 से, CIAT, जो C8 टायर होता है जिसका ऐड विराट कोहली ने किया है। C8 से आप बोल सकते हो कि सक्सेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में C फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I फॉर इंटीग्रिटी, A फॉर अवेलेबिलिटी और T फॉर टाइमलाइननेस। ओके, मतलब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सक्सेस जो है तभी हो सकता है जब वो कॉन्फिडेंशियल हो, वो उसमें इंटीग्रिटी हो, वो एनी टाइम अवेलेबल हो और उसमें टाइमलाइननेस हो। आप उसमें एटीएम का एग्जांपल ले सकते हो कि अगर आप किसी एटीएम से पैसा निकालते हो, ठीक है, तो वो आपका डेटा किसी के साथ शेयर ना करे, वो कॉन्फिडेंशियल हो। इंटीग्रिटी मतलब उस पर लोग भरोसा करते रहे। अवेलेबिलिटी मतलब वो एनी टाइम अवेलेबल हो। और टाइमलाइननेस मतलब जिस टाइम आपको चाहिए, जितना बजे आप गए उतना बजे आपको वो मिल जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग करते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का, ये फर्स्ट पॉइंट तो हो गया, फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड वाला करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। पहले पहले हम आपको बेनिफिट बताने से पहले ये बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होता क्या है। जैसे आप एटीएम यूज करते हो, ई कॉमर्स यूज करते हो या एक्सेल, टैली या वर्चुअल क्लासेस करते हो, ये सारा काम जो है वो आपके मैनुअल वर्क को हटा करके आपके वर्क को इजीली और एकदम पूरा एक्यूरेट करने का एक प्रोसेस है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। उसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट को आप शॉर्ट में कैसे याद रख पाओगे, क्योंकि ये 1.5 पेज में बेनिफिट दिया हुआ है, तो हम आपको एक कीवर्ड बोलेंगे जिसमें आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा कि उसका बेनिफिट क्या है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, कि बिजनेस को कैसे प्रोसेस करें, उसके लिए क्या ऑटोमेशन लेके आए। उसमें आप बोलोगे कि क्यों तुम टाइम पे मेरी इफिशियंसी, विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी बढ़ाती हो, इसीलिए तुम कॉस्टली हो। इसका मतलब होता है, जैसे इसमें जो जो वर्ड यूज हुआ उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्यू मतलब होता है क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, जो आपको उसका पहला पॉइंट मिलेगा। टी मतलब टाइम सेविंग, ये इसमें क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी रहता है। टाइम सेविंग है, आप अगर एटीएम में जाते हो और फटाक से पैसा निकाल ले तो आपको बैंक में लाइन लगाना एंड अदर झमेला से आप बच जाते हो, या आप किसी का बार कोड को डायरेक्ट स्कैन करके उसको पे कर दिए तो आपका टाइम बच गया, आप एटीएम भी नहीं जाना पड़ा, बैंक भी नहीं जाना पड़ा। उसके बाद विजिबिलिटी, इफिशियंसी एंड उसके बाद रिलायबिलिटी, ये सारा पॉइंट आप इजीली समझ गए। फिर वो कॉस्टली भी नहीं होता है ज्यादा, कि अगर आप किसी बैंक में या एटीएम में जा करके वहां पे पैसा निकाल रहे हो तो आपका जाने आने का ट्रैवलिंग वगैरह टाइम चला जाएगा, तो ये घर बैठे ही हो जाता है, तो ये आपका कॉस्ट भी सेव करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। बीपीए का इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को कैसे इम्प्लीमेंट करे, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेस आता है, सबको मिलाओगे तभी बीपीए इम्प्लीमेंट होगा। पहला है एचआर, मतलब पहले जमाने में क्या होता था कि सारा काम मैनुअल सिस्टम पे होता था, ठीक है, तो वहाँ काम जो पर्सन करते थे ना, वो उनको अपने हाथ से सारा कुछ रिकॉर्ड करना पड़ता था, ठीक है। मगर आजकल क्या है कि आजकल जो है सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ठीक है। तो जैसे आप समझो कि पहले जमाने में क्या होता था कि अगर कोई अंदर जा रहा है, किसी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय काम करने जा रहा है, तो गेट पे उसका नाम जो है हाथ से लिखा जाता था, खाता में या रजिस्टर में लिखा जाता था। तो एक आदमी जो उस रजिस्टर पे मेंटेन करने के लिए रखा गया है, उसका सैलरी कंपनी को ऐसे ही देना पड़ता था। आजकल क्या है कि आप थंब
जो है वो वहाँ पे ठेकाओ, ठीक है, आपका अटेंडेंस हो गया। और जब जितना बजे आप निकलोगे उतना बजे भी वहाँ पे टच करो थंब को, आप निकलो, आपका आउट टाइम भी रिकॉर्ड हो गया, जिससे क्या है कि वो उस आदमी का सैलरी बच गया और बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन आप अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करोगे, जिससे एक ये फायदा हो गया। इसको आप हम लोग एचआर में इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट का ही ये काम होता है, एंट्री इनकमिंग एंड आउटगोइंग को रिकॉर्ड करना, उसके टाइम को रिकॉर्ड करना। दूसरा है, आप बोल सकते हो कि उसमें आपको दूसरा मिलेगा, रूल्स बोल करके मिलेगा। रूल्स मतलब क्या होता है कि अगर कुछ नया रूल्स एंड रेगुलेशन आता है ना, तो आपको जो है कुछ अपडेट ही नहीं करना पड़ता है, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन खुद ही अपडेट कर देते हैं। जैसे आपको हम बता देते हैं कि बैंक जो होता है उसमें रेगुलर शाम के टाइम में खुद ही रूल्स एंड रेगुलेशन जो आरबीआई नया लाया रहता है वो खुद ही वहाँ का सॉफ्टवेयर अपडेट ले लेता है, किसी को करना नहीं पड़ता। तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का ये भी एक उसका खुद का फायदा होता है। उसके बाद उसका थर्ड पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मतलब होता है कि मान लो कि मतलब मुझे ये जानना है कि पुराने टाइम में, पहले जमाने में लोग कैसे अंदर आते थे, कैसे उनको सैलरी पे किया जाता था, क्या उनका आउट टाइम था, कितना उनको बेसिक दिए, ये सब वगैरह दिया जाता था। तो सारा सारा चीज जो पास्ट में होता था उसको कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके रखोगे, तभी तो आप ये जान पाओगे कि पास्ट में ये सब होता था, अभी मुझे ये सब नहीं करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी है। पास्ट में क्या होता था उसको चेंज करना है, तो ये पहले जानना तो जरूरी है कि पास्ट में क्या होता था, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आगे ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या है कि जो आप नए वाले ला रहे हो ना, तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप किस वजह से ला रहे हो नए वाले को। फिर उसके लिए आपको तो पता नहीं है, आप मान लो आप सीए के स्टूडेंट हो या आप कॉमर्स वाले हो, तो आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करना पड़ेगा, उसको उससे पूछना पड़ेगा कि किस टाइप का बीपीए हमारे यहाँ जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो वो एक पॉइंट आपको मिलेगा कंसल्टेंट वाला, जो स्टेप 5 में है। उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न में कितना मिलेगा वो आपको आज ही के डेट में कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि बीबीए से मेरा कितना फायदा होगा। डेवलपमेंट, उसको डेवलप कैसे करेंगे ये जानोगे सबसे पहले आप। उसके बाद टेस्ट, डेवलप तो कर लिया, अब उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, और ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है, कि अब ये मेरे यहाँ अप्लाई हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि ईआरएम में जो है इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये क्या होता है और इसके अंदर में क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, बताते हैं। ऐसे समझो कि कंपनी सक्सेस जो है वो बहुत मेहनत से करता है, उसके बाद अगर वो सक्सेस एक बार कर गया और किसी एक वजह से अगर उसके मतलब इंटीग्रिटी पे लोग शक करने लगते, तो वो सीधा जो है वो ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। तो कंपनी को बहुत सारा जो है वो आपका प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अगर कंपनी अपने रिस्क से बचने के लिए पहले से ही कुछ प्रिकॉशन नहीं लेके रखेगी, तो एक टाइम आएगा जब जब कंपनी का ह्यूज लॉस हो जाएगा और कंपनी फिर से ग्राउंड लेवल पे आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि रिस्क जो फ्यूचर में आएगा उसको कैसे मैनेज करें, इसके लिए एंटरप्राइज जो वर्क करता है उसी को बोलते हैं एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें आप ये पढ़ोगे कि व्हाट इज ईआरएम, ईआरएम है क्या। उसके बाद आप पढ़ोगे बेनिफिट ऑफ ईआरएम, उसका फायदा क्या क्या है। फिर आप पढ़ोगे कि उसका कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। कंपोनेंट में आप ये पढ़ोगे कि इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। आप ऐसे समझो कि आप जो अगर ईआरएम अप्लाई करोगे अपने यहाँ, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट करोगे, तो सबसे पहले आपको इंटरनल इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, पहले माहौल बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रिलायंस जैसा कंपनी अगर ईआरएम लगाता है तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबको ये बताएंगे कि देखो ईआरएम हम लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उनको ये देखना पड़ेगा कि उनको ये ईआरएम अप्लाई करके कहाँ पे पहुंचना है, किस चीज को क्रैक करना है, कहाँ पे पहुंचना है, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वाला पॉइंट आपको कंपोनेंट ऑफ ईआरएम में मिलेगा, इवेंट एंड रिस्क आइडेंटिफाई। दुनिया का सारा रिस्क जो है वो आपका रिस्क नहीं होता है, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि मेरा रिस्क मेरे को मतलब जहां पहुंचना है, जो आपका सेकंड नंबर पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, आपके ऑब्जेक्टिव के बीच में कौन कौन सा रिस्क जो है आपको प्रॉब्लम में डाल देगा, उस रिस्क को पहले आइडेंटिफाई कर लो। 4 नंबर पॉइंट में आप ये पढ़ोगे कि रिस्क असेसमेंट। फिर आप रिस्क को एसेस कर लो कि वो कितना तक आपको परेशान कर सकता है। मान लो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बीच में 50 रिस्क आपको परेशान कर रहा है, जिसमें से 25 ही ऐसा रिस्क है, ठीक है, जो आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, जिससे आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। बाकी का 25 जो बच गया उसको आप टॉलरेट कर सकते हो, उसको आप झेल सकते हो। तो जिसको झेल सकते हो उसमें पैसा मत लगाओ, ठीक है। और जो जो नहीं होगा टॉलरेट वो आप जान लो, क्योंकि आप अभी यहाँ पे रिस्क असेसमेंट कर रहे हो बस। उसके बाद एक्सेप्टेंस मतलब होता है कि जिस रिस्क को आप झेल सकते हो उसको आप एक्सेप्ट कर लो,
फिर उसके बाद कंट्रोल होता है, जिस रिस्क को आप नहीं झेल सकते हो उस पर आप कंट्रोल लगा दो, उसको आप ठीक करो। जैसे आपको फायर से डर लगता है तो पहले आप जो फायर अलार्म है ये, या फायर का जो वो होता है गैस होता है, ठीक है, फायर को कम करने के लिए वो आप लगा दो। और इतना सारा करने के बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा, इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेट। आप ये सब सारा चीज किए हो, आपको इन्फॉर्म भी तो करना पड़ेगा, आपके सारे एम्प्लॉय को ये पता तो होना चाहिए कि जब आग लग जाएगा तो यहाँ पे ये फायर अलार्म लगा हुआ है, वहां जाके स्विच दबाना है, तो सबको ये बताओ। और सारा कुछ हो जाने के बाद आपको मॉनिटर करते रहना पड़ेगा। आप मान लो कि आप फायर अलार्म लगा दिए और वो आप 5 साल पहले लगाए थे, आज के डेट में वो काम नहीं कर रहा है, आपको तो बीच में चेक करते रहना पड़ेगा ना कि वो वर्किंग पोजीशन में है कि नहीं है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ ईआरएम क्या होता है? बेनिफिट ऑफ ईआरएम हम आपको याद करने का एक छोटा सा लाइन बोलेंगे जिसमें आपका सारा पॉइंट कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे कीवर्ड को हम आपको इस वीडियो के लास्ट में भी बोलेंगे कि 2 से 3 मिनट में पूरे इस चैप्टर को जो है कीवर्ड के थ्रू कैसे याद किया जाए। तो इसमें हम आपको बोल रहे हैं रिस्क एपेटाइट एंड ग्रोथ ऑफ रास, RAAS रास लीड्स टू मल्टीपल सरप्राइज एंड कैपिटल अपॉर्चुनिटी। ये लाइन है, रिस्क एपेटाइट एंड ग्रोथ ऑफ रास लीड्स टू मल्टीपल सरप्राइज एंड कैपिटल अपॉर्चुनिटी। इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा एपेटाइट। इसका मतलब होता है कि जो बर्दाश्त हो सकता है, जो टोलरेट हो सकता है, उसको एपेटाइट बोलते हैं। बेनिफिट ऑफ ईआरएम में आपको ये पता चल जाएगा, बेनिफिट ऑफ ईआरएम इसका हेडिंग है जिसके अंदर आपको ये पता चल जाता है कि भैया किसको हम टोलरेट कर सकते हैं। ग्रोथ मतलब कौन कौन से ऐसे हैं जो मेरे ग्रोथ के बीच में आते हैं और कौन से ऐसे हैं जो मेरे मेरे ग्रोथ के बीच में नहीं आते हैं। रास मतलब आर मतलब रिड्यूस, ए मतलब अवेलेबल, ए मतलब उसके बाद वाला ए मतलब होगा अल्टरनेट, एंड एस फॉर शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद को आपको पॉइंट दिखेगा मल्टीपल। ईआरएम से हम एक रिस्क कम नहीं करते, मल्टीपल रिस्क कम हो जाता है। उसके नाम में ही है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज मतलब होता है पूरे धंधे का, पूरे बिजनेस का ही रिस्क कम हो जाता है। पूरे बिजनेस का सोच के बात करते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हो कि यू आर नॉट गोइंग टू चेक ओनली वन, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू करेक्ट ओनली वन डिपार्टमेंट, यू आर गोइंग टू चेक ऑल द इंटायर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। मिनिमम सरप्राइज एक पॉइंट होगा। इसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि मान लो कि अचानक से भूकंप आ गया और आपने कोई उसका मतलब जो मेजर होता है वो पहले से लेके नहीं रखा था, तो आपके लिए सरप्राइज ज्यादा आते रहेगा और आपका लॉस ज्यादा होते रहेगा। तो ईआरएम अप्लाई करके जो है ना सरप्राइज बहुत मिनिमम हो जाता है। जैसे भूकंप आता है तो मेरे को ये लगता है कि हम भूकंप का जो मेजर है वो पहले ही ले चुके हैं, या अचानक से ये सुनामी आ गया या आग लग गया, ठीक है, इस सब का मेजर हम पहले ही ले लिए रहते हैं क्योंकि हम ईआरएम फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे लिए सरप्राइज जो है वो मिनिमम हो जाता है। कैपिटल मतलब होता है कि हम वहीं पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि हम ईआरएम फॉलो करते हैं तो ईआरएम मुझे ये भी बता देता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में वहीं पे पैसा लगाओ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फाइनली लास्ट में अपॉर्चुनिटी मतलब होता है, जैसे हम आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देते हैं। फ्लिपकार्ट जो है वो अमेजोन को जैसे बनना चाहता है, ठीक है, लेकिन मान लो कि फ्लिपकार्ट में किसी वजह से जो है वो फ्लिपकार्ट अमेजोन के जैसा फास्ट डिलीवरी नहीं दे पा रहा है। तो ये अमेजोन के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ईआरएम फॉलो नहीं कर रहा है और अमेजोन ईआरएम फॉलो कर रहा है। इस वजह से अमेजोन के पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो दूसरों से आगे बढ़े। अब आपको हम बताते हैं, एक आपका कंट्रोल बोल के हेडिंग होगा, वो बताते हैं वो क्या होता है। आपको इस कंट्रोल वाले हेडिंग में क्या क्या जानना है। व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल जानना है, 5 कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये कंट्रोल से जस्ट पीछे जो है एक टॉपिक था जो आपका फ्लो चार्ट से रिलेटेड है चैप्टर 1 में। फ्लो चार्ट हम आपको कंप्लीटली हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कंप्लीटली सारा ही फ्लो चार्ट का एक अलग वीडियो बनाएंगे, जो जिस वीडियो में आपके सामने वो स्लाइड शो करता रहेगा, हम वो उसको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। अभी बिना फ्लो चार्ट वाला हम ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप इसमें देखोगे कि लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। पहले आप ऐसे समझो कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, हमारे जो स्ट्रेटजीज होते हैं, जो हमारा प्रोडक्शन का लेवल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रिटी होता है, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ जो है वो मतलब मिस्टेक्स होता ही है। जैसे आप समझो कि अगर किसी जगह इंटरनल कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या क्या हो सकता है। जैसे आप अगर मॉल में जाते हो, कोई सामान खरीद के आते हो, तो गेट पे जो है गार्ड पहले वो स्टाम्प लगाता है। उसके बाद जब आप किसी और स्टोर में जाते हो या किसी हॉस्पिटल में जाते हो, तो पहले जो अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उसका डेड बॉडी जो है वो तभी देता है जब उसका फाइनल पेमेंट हो गया रहता है। ये सारा इंटरनल कंट्रोल है। इस वजह से जो है वो लोग इंटरनल कंट्रोल इसलिए लगाता है क्योंकि लोगों को ये पता चले कि हाँ इसको तोड़ नहीं सकते। इंटरनल कंट्रोल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को इंटरनली जो है वो इतना स्ट्रांग कर देता है कि भैया उसका फायदा उस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा होता है।
उसके बाद हम आपको बताते हैं कि कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। इंटरनल कंट्रोल का कंपोनेंट में सबसे पहले आप ये जानोगे कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट का एग्जैक्ट मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे जो बैठे हैं ना, उनको इस बात का चिंता होना चाहिए कि मुझे पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे बिजनेस को कंट्रोल करके रखना है। दूसरा, रिस्क असेसमेंट। अगर सबका सबका इतना चिंता ही है तो उनको इंटरनल कंट्रोल, उनके इंटरनल कंट्रोल के बीच में रिस्क क्या क्या है वो उनको ढूंढना चाहिए, एसेस करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। उसके बाद है फिर इंटरनल कंट्रोल वो लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, एप्लीकेशन का एक पॉइंट आपको मिलेगा, उसके जस्ट बाद आपको पॉइंट मिलेगा कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर इंटरनल कंट्रोल के बाद सबको पता भी तो होना चाहिए कि भैया इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है, सबको इन्फॉर्म कर दो कि यहाँ पे पूरा सीसीटीवी लगा हुआ है, कोई कुछ ये नहीं करेगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं करेगा कि जिसकी वजह से उसका नौकरी चला जाए। उसके बाद आप बोलोगे फाइनली लास्ट में ये पॉइंट है कि अब जब आप सारा कुछ कर दिए तब उसको मॉनिटर करते रहो, क्योंकि ये सब हो जाने के बाद अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो फिर लॉस हो जाएगा। इंटरनल कंट्रोल का कोई लगाने का कोई फायदा नहीं है, मॉनिटर मतलब बीच बीच में चेक करते रहो आप। फिर हम आपको बताते हैं कि लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल में आपको जो है जनरली आपको 4 पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसमें आपका आप देखोगे कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इंटरनल कंट्रोल के लिमिटेशन के लिए, एक वो पॉइंट मिलेगा। फिर आपको मिलेगा कि एम्प्लॉय एंड कस्टमर, ये दोनों ही का जो है आपका मिला भगत रहता है, वो दोनों मिलकर के जो है इंटरनल कंट्रोल का गलत फायदा उठाते हैं, ये दूसरा पॉइंट मिलेगा। उसके बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसमें आपका मैनेजमेंट का गलत फायदा, मतलब मैनेजमेंट उसका मिस यूज कर रही होती है, ये पॉइंट मिलेगा। और फाइनली आपको मिलेगा कि इंटरनल कंट्रोल का जो कॉस्ट का एक्सपेक्टेशन होता है वो ज्यादा हो गया रहता है, ये एक अलग पॉइंट मिलेगा। जैसे हम आपको शॉर्ट में ये समझाएं तो हम आपको बोल देंगे कि मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड्स द एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी डिराइव्ड। अगर इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं जिस वजह से, जिस फायदा को कमाने के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं ना, वहां से उतना फायदा नहीं हो पाया जितना इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद हो गया। मतलब इंटरनल कंट्रोल लगाने में अगर 10,000 रुपया खर्चा हो रहा है मेरा, हम सीसीटीवी लगाए एंड ऑल दैट, मशीन और मशीन लगा दी इंटरनल कंट्रोल का, लेकिन उस जगह से हम कमाए 7,000, तो फिर लगा के ही क्या फायदा हुआ। ओके। उसके बाद द फैक्ट दैट द मोस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड एट ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल जो है ट्रांजेक्शन ऑफ अनयूजुअल नेचर को कंसीडर नहीं करता, जो ट्रांजेक्शन का कोई अच्छा नेचर नहीं होता। जैसे हम आपको कुछ ऐसे बोलते हैं, जैसे समझो कि अगर कोई ह्यूमन जो है बार बार गलती कर रहा है, कोई उनके एम्प्लॉय बार बार गलती कर रहे हैं, केयरलेस हैं, या उनका जजमेंट जो है वो गलत हो गया जिसकी वजह से बहुत लॉस हो गया, तो इंटरनल कंट्रोल उसको कंसीडर नहीं करता। वो इसलिए कंसीडर नहीं करता है, वो समझते हैं कि मेरे इंटरनल लोग जो है वो गलती इंसान से ही होता है, तो चलो ये जो है मतलब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग गलती करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन है कि वो ऐसे कंट्रोल क्यों लगाया कि जजमेंट गलत हो गया। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू कॉल्यूजन विद द एम्प्लॉय और विद पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी। अंदर वाले एम्प्लॉय जो है होते हैं ना, वही धोखेबाज होते हैं, वो इंटरनल कंट्रोल का फायदा उठाते रहते हैं कि मतलब इंटरनल कंट्रोल का लूप होल्स कहाँ कहाँ है, वहां से हम इसका फायदा उठाएंगे। फिर फाइनली जिनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखते हो ना, वही उसका अब्यूज, मतलब वही उसको इंटरनल कंट्रोल का ये करते हैं, मतलब घुमा फिरा करके उसका फायदा उठाते हैं, जिनको इंटरनल कंट्रोल का फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको मिलेगा कि मैनेजमेंट जो है वो TEG तेज करता है, मतलब ट्रांजेक्शन, एस्टिमेट्स एंड जजमेंट, ये तीनों में मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन मतलब होता है ना 2 का 5, 5 का 2 दिखा देना। ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, इंटरनल कंट्रोल तो हो गया, फिर आप रिस्क एंड कंट्रोल बोल करके एक आपका हेडिंग होगा जिसमें हम आपको ये बोलेंगे कि देखिए इतना सारा प्रोसेस आता है, पहला जनरल लेजर, फिर प्रोक्योर टू पे, फिर ऑर्डर टू कैश, फिक्स एसेट्स, HR, इन्वेंट्री, ये सब सारा आपको मिलेगा। पहले हम आपको बोलते हैं इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री आपके यहाँ प्रोक्योरमेंट होता है, प्रोक्योरमेंट मतलब वो आया आपके यहाँ, फिर आप उसको क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो फिनिश गुड्स में बनाने के लिए, और फाइनली उसका डिलीवरी कर देते हो। 3 ही पॉइंट आपको मिलेगा, प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, डिलीवरी। बस इसको याद करने का ही नहीं, अगर ये पूछेगा तो इंस्टीट्यूट तो मैक्सिमम 2 नंबर का पूछ सकता है, या ये MCQ में आ सकता है। उसके बाद आप बोलोगे HR क्या होता है। HR क्या होता है, HR को सबसे पहले हम लोग, HR का काम होता है पहले किसी को रिक्रूट करो, फिर उसका करियर का प्लानिंग करो, फिर उसको डेवलप करो, डेवलप कर देने के बाद उसको कहाँ पे प्लेस करना है वो कर दो, और फाइनली जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो उसको निकाल दो जॉब से। ये होता है HR का काम। उसके बाद फिक्स एसेट्स का क्या काम होता है। फिक्स एसेट्स में जनरली आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि फिक्स एसेट्स अगर हम लोग कहीं खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो पहले हम लोग उसको प्रोक्योर करेंगे, फिर हम लोग उसको
रजिस्टर करेंगे, फिर एडजस्ट करेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे, फिर डिप्रिसिएट करेंगे एंड फिर डिस्पोज करेंगे। प्रोक्योर मतलब होता है हम लोग किसी फिक्स एसेट्स को पहले खरीदते हैं, फिर रजिस्टर में हम लोग उसका एंट्री पास करते हैं कि खरीद लिए। उसका एडजस्ट एसेट्स मतलब होता है कि हम लोग उसको किस हेड में कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, एसेट्स में दिखाएंगे तो कौन से हेड में दिखाएंगे वो कर दिए। फिर उसके बाद है ट्रांसफर द एसेट्स, मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपको भेजना है वहां भेज दो। और एसेट्स यूज होते रहेगा तो फिर डिप्रिसिएट होगा, डिप्रिसिएट होते होते लास्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा तो उसको फेंक देंगे, डिस्पोज कर देंगे। फिक्स एसेट्स खत्म हो गया। उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि आपको ऑर्डर टू कैश जानना है। ऑर्डर टू कैश मतलब होता है, पहले हम लोग ऑर्डर टू कैश के लिए अगर आपसे कोई कस्टमर कोई सामान खरीद रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे, पैसा दो। तो पहले आप उसको पैसा के लिए ऑर्डर करोगे दो, फिर वो ऑर्डर को फुलफिल करेगा, मतलब आपका पैसा देगा, ठीक है, आपको पैसा देगा, फिर आप मैन्युफैक्चर करोगे गुड्स और फाइनली वो सामान उसको देके आप उससे बिल्स रिसीव कर लोगे। ये होता है ऑर्डर टू कैश का मतलब। उसके बाद है प्रोक्योर टू पे। प्रोक्योर टू पे में क्या होता है कि हम किसी से बाई नहीं कर रहे हैं, हम किसी सामान नहीं खरीद रहे हैं, हम किसी को सामान हम किसी को सामान बेच नहीं रहे, हम खुद ही किसी से सामान खरीद रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप समझो, हम आपको बाबा रामदेव का एग्जांपल बताते हैं। मान लो आप प्रोक्योर टू पे, आपको पे करना पड़ा क्योंकि आप किसी का प्रोक्योर हुआ किया हुआ सामान खरीद रहे हो। तो आप जैसे ही बोलोगे कि ये सामान मुझे चाहिए, जैसे आप मान लो कि आपको जो है वो बाबा रामदेव का मान लो मक्खन खरीदना है, ठीक है, तो फिर सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या है, यूजर है। आप जैसे ही मक्खन ऑर्डर करोगे तो यूजर डिपार्टमेंट का दूसरा नाम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वो ये देखेगा कि मेरे पास मक्खन के बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वो जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा कि ये सारा रॉ मटेरियल तुम्हारे पास है कि नहीं। फिर वो वेंडर, अगर उसके पास नहीं होगा तो वो आपका जो उसके आसपास में जो वेंडर होंगे उससे वो सामान मंगवाएगा, फिर अपने स्टोर में भेजेगा, स्टोर करवाएगा। फाइनली उसका प्रोडक्शन हो जाने के बाद अकाउंट पेबल कर देगा कि भैया आपसे उसको पैसा लेना है और आपको सामान दे दिया। सबसे लास्ट में है जनरल लेजर। जनरल लेजर क्या होता है, जनरल लेजर बहुत इजी है। इसमें आप सबसे पहले क्या करते हो, जनरली जब आप लेजर बनाते हो तो आप क्या करते हो बताओ, इंटर करते हो, फिर रिव्यू करते हो ट्रांजेक्शन का, फिर अप्रूव कर देते हो उस ट्रांजेक्शन का, पोस्ट कर देते हो फाइनली, मतलब जो आप फाइनल अकाउंट बनाते हो उसमें पोस्ट, उसको पोस्टिंग बोलते हैं। मतलब जो आप जनरल लेजर्स वगैरह को देख के ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाते हो उसको बोलते हैं पोस्टिंग करना। और फाइनली लास्ट में फाइनेंशियल रिपोर्ट। फाइनेंशियल रिपोर्ट मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, ठीक है, इसको आप कंपनी आरओसी ये वगैरह को रिपोर्ट कर देते हो। तो ये चैप्टर में इतना था जो मेन, मतलब हम आपको हिंदी में मुझे बताना था। फिर हम आपको कुछ और कीवर्ड्स वगैरह बताते हैं कि इस चैप्टर को और अच्छे से इतना जल्दी कैसे किया जाए। हम आपको बताते हैं कि इसमें जो अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 1 में वो ये है कि बिजनेस, सबसे पहले टाइप ऑफ रिस्क के अंदर बिजनेस रिस्क जो है ये एक नया टॉपिक आया हुआ है। बिजनेस रिस्क में जितना सारा पॉइंट है उसको आप कैसे शॉर्ट में याद रख पाओगे, उसका कीवर्ड है शरॉफ, SHR2OF, मतलब आर 2 बार आएगा और बाकी सब एक एक बार। शरॉफ में एस से हो जाएगा स्ट्रेटेजिक रिस्क, एच से हो जाएगा हजार्ड रिस्क, आर से हो जाएगा रेगुलेटरी रिस्क, फिर आर से हो जाएगा रेसिडुअल रिस्क, ओ से हो जाएगा ऑपरेशनल रिस्क और एफ से हो जाएगा फाइनेंशियल रिस्क। स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब होता है आप कोई स्ट्रेटेजी बनाए जो फेल हो गया, तो स्ट्रेटेजिक रिस्क हुआ। फाइनेंशियल रिस्क मतलब वो आपका बार बार लॉस हो रहा है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है फाइनेंशियली, मतलब आपका बार बार लॉस आ रहा है। उसके बाद रेगुलेटरी रिस्क मतलब होता है कि मान लो कि गवर्नमेंट का कोई नियम कानून आप नहीं माने जिसके लिए आपको फाइन या पेनल्टी देना पड़ा, ये रेगुलेटरी रिस्क है। ऑपरेशनल रिस्क है मतलब आप काम कर रहे हो, बार बार लाइन चला जा रहा है, करंट चला जा रहा है, तो आपके काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। हजार्ड रिस्क मतलब होता है कि कुछ नेचुरली आपको परेशान किया जा रहा है, मतलब टेररिज्म या मान लो कि कोई बाढ़ भूकंप ये सब आ गया, उसको हजार्ड रिस्क बोलते हैं। रेसिडुअल रिस्क मतलब होता है कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी आप मेजर लगा लो, ठीक है, लास्ट में कुछ ना कुछ रिस्क बच ही जाता है जो आपको पता ही नहीं था मगर ये भी बचा हुआ था, उसको बोलते हैं रेसिडुअल रिस्क। फिर हम आपको उसके बाद बताना चाहते हैं कि आपको जो है मतलब एसेट्स को कैसे याद रखना है। एसेट्स का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे कि देखिए मुझे रिस्क जो है वो किस चीज में दिखता है, तो आपके एसेट्स में आपको रिस्क दिखता है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एसेट्स है क्या क्या। जो चीज आपका एसेट्स ही नहीं है उसमें आप क्यों अपना दिमाग लगाओगे, उसमें अगर रिस्क है भी तो भी आप छोड़ देते हो ऐसे ही, मगर जो आपका एसेट्स है उसी का आपको चिंता होता है। तो उसके लिए आपको VRTP याद करना चाहिए। वी मतलब होता है वैल्यू, जो हर वो चीज जिसका कोई वैल्यू है, पहला। आर मतलब होता है जो जो मतलब इजिली रिप्लेसेबल ना हो, मतलब वो रिप्लेसेबल विदाउट कॉस्ट नहीं हो,
जिसको रिप्लेस करने के लिए, जिसके चोरी हो जाने के बाद आप अगर रिप्लेस करते हो तो आपका कॉस्ट लगना चाहिए। दूसरा बता दिए। थर्ड, VRT, टी मतलब होता है थ्रेटेंड, मतलब होता है कि जिसके चले जाने के बाद आपका ऑर्गेनाइजेशन चलना बंद हो जाए, मतलब अचानक से ऐसा हो कि वो मिसिंग है तो अब काम रुक गया है। और पी मतलब लास्ट में होता है कि प्रॉपर्टी एंड हाईली कॉन्फिडेंशियल, ये आप वो वाला लास्ट वाला लाइन पढ़ोगे, यानी इस चारों में से अगर कोई एक भी मिसिंग होगा ना तो वो एसेट्स आपका नहीं है। उसके बाद हम आपको ये बोल रहे हैं कि जैसे अब आपका एक अमेंडमेंट है जो आपका नवंबर 19 एंड Feb 21 जो एग्जाम हुआ था उस दोनों में आया हुआ है, तो नवंबर 20 एंड Feb 21 दोनों एग्जाम में आया था कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है। तो इसमें 4 पॉइंट होते हैं, आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। मी टैब, एम से होता है मिटिगेट द रिस्क, ई से होता है आपका ई से होता है मतलब एलिमिनेट द रिस्क, टी से आपका ट्रांसफर द रिस्क, एंड टी से एक होता है टोलरेट द रिस्क, ए से एक्सेप्ट द रिस्क, और बी से आपका सबसे लास्ट वाला, आप ऐसे समझ लो कि बी यहाँ पे जो है आपको टर्न बैक का बी लेना है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं टोलरेट क्या होता है। इसका मतलब कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसको आप एक्सेप्ट या टोलरेट कर सकते हो। टोटल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में कि रिस्क को कैसे मैनेज करें उसका स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो पहले मुझे ये पता चलता है कि कुछ रिस्क ऐसे है जिसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट, टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिनको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब इट इज पॉसिबल फॉर अ रिस्क टू बी एसोसिएटेड विथ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और सप्लाईज और वेंडर, मतलब हम लोग उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अगर हम लोग उसका कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर ले तो वो रिस्क रहेगा ही नहीं। ट्रांसफर और शेयर द रिस्क मतलब होता है कि मुझे रिस्क से डर लगता है तो हम उसका इंश्योरेंस करा लिए, अगर फायर से डर लगता है तो फायर इंश्योरेंस करा लिए, तो हम अपना रिस्क इंश्योरेंस कंपनी को शेयर कर दिए। और उसके बाद होता है आपका ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क, मतलब होता है जड़ से ही उसको मिटाने का सोच लो, मतलब कि वेयर अदर ऑप्शन have been eliminated, suitable control must be devised and implemented to the prevent the risk from manifesting itself or to minimize the effect। इसका मतलब होता है ना कि आप उसको मिटिगेट करने का उसका जड़ से उपाय ढूंढ लिए कि वो कभी रिपीट हो ही ना या कभी आए ही ना आपके ऑर्गेनाइजेशन में। और टर्न बैक मतलब होता है जो सबसे इजी पॉइंट है, इसका मतलब होता है कि आपको अगर किसी चीज से डर लग रहा है ना तो आप वो काम करो ही मत। अगर आपको वाईफाई से डर लग रहा है कि वाईफाई लगाएंगे और मेरा सारा जो पासवर्ड है लोग जान लेते हैं तो मेरा ज्यादा नेट यूज हो जाता है, तो आप वाईफाई लगाओ ही मत, ठीक है। तो ये टर्न बैक हुआ। उसके बाद आपका ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हम आपको शॉर्ट में कीवर्ड बता देते हैं कि हम आपको सबसे पहले ऑसम बोले थे। ऑसम मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का प्रोसेस कितने हैं उसमें ऑपरेटिंग, सपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट हम आपको बोले थे। फिर आप बोल सकते हो कि हम आपको CAT बोले थे, CIAT, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ BPA है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड टाइमलाइननेस। फिर हम आपको बोले थे कि मतलब क्यों तुम टाइम पे मेरी विजिबिलिटी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी को बढ़ाती हो, इसीलिए तुम इतनी कॉस्टली हो। तो आपका जो हम वीडियो के अंदर में बोले थे क्यों, मतलब क्वालिटी, टाइम सेविंग, विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड आपका रिड्यूस्ड एंड कॉस्ट, ये सब वगैरह से उसका पॉइंट कवर हो गया। अच्छा, एक पॉइंट जो हम आपको छोड़ दिए थे, मतलब जो हम बोलना स्किप कर दिए थे, वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ BPA के अंदर आपको मिलेगा स्मार्ट बोल के एक वर्ड मिलेगा, जिसमें आप BPA को जब आप इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आप किस ऑब्जेक्टिव की वजह से BPA को इम्प्लीमेंट करते हो। तो क्योंकि आपको BPA के इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको स्मार्ट बनना रहता है, ऐसे याद रखोगे। स्मार्ट मतलब S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइमली, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर BPA आप इम्प्लीमेंट करोगे तो स्मार्ट ये पांचों पॉइंट को फॉलो करोगे तभी BPA इम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स का रिस्क एंड कंट्रोल, उसको आप कैसे याद रखोगे। ह्यूमन रिसोर्स का रिस्क एंड कंट्रोल का स्टेजेस ऑफ HR साइकिल आपके स्टडी मैट में होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कमिंग एग्जाम के लिए, जिसको आप याद रखोगे ROCT से। उसका जो मेन स्टेज है ROCT से याद रखोगे। R से हो जाएगा रिक्रूटिंग एंड ऑनबोर्डिंग, O से ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग, C से हो जाएगा करियर डेवलपमेंट एंड T से आपका टर्मिनेशन और ट्रांजिशन। ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है किसी पर्सन को पहले रिक्रूट करना, ठीक है, उसके बाद उसका ओरिएंटेशन एंड करियर प्लानिंग करना, फिर उसका करियर को डेवलप करना, और फाइनली जब वो डेवलप हो गया तो उसका रिटायरमेंट का टाइम आया तो या तो वो खुद ही से निकल गया या उसको आप उसके एक्सपायरी डेट, मतलब उसके काम खत्म हो जाने के बाद आप उसको जॉब से निकाल दो।
फिर उसका रिस्क एंड कंट्रोल को आप अलग पेज में, नेक्स्ट पेज में जो है अब आप अलग अलग करके रिस्क एंड कंट्रोल उसका आपका कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे और मास्टर लेवल पे क्या क्या है। मास्टर लेवल वो होता है जैसे आपका, आप ऐसे समझ लो कि उसका जो मेन डेटा है, जैसे उसका नाम है, फिर उसका उसका आधार कार्ड है, या वो कितना पे कर रहा है आपको, ये सब आपका मास्टर में आएगा। जिसमें आप एक पॉइंट को याद कर लोगे रिस्क से रिलेटेड, तो उसका जस्ट उल्टा होता है कंट्रोल। ओके। और फिर आपको इसके पूरे में, आपको इसका पूरा रिस्क एंड कंट्रोल में पेरोल या पे मास्टर मिलेगा, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है पे करना। तो आप इसको शॉर्टली याद कर सकते हो। बस इतना ही था, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू। अगर किसी का कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो आप जो है मतलब मेरे जो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है उसमें बता देना, हम लोग उसको भी जितना जल्दी हो सकेगा उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।